नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों से संबंधित है। दोस्तों, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों से संबंधित ये हमारी 17वीं क्लास है और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आधुनिक कलाविदों के संबंधित कलाविद और उनके ग्रंथ, इसके साथ साथ व्याकरण से संबंधित ग्रंथ, शब्दकोश और राजनीतिक शास्त्र से यानी राजनीति से साथ संबंधित ग्रंथों के बारे में। दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आधुनिक कलाविद और उनसे संबंधित ग्रंथों के बारे में। दोस्तों, जब हम लोग आधुनिक कलाविद के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है जेम्स फर्ग्यूसन। ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय कला के आधुनिक कलाविद। तो पहला नाम आता है जेम्स फर्ग्यूसन। क्या नाम आ रहा है? जेम्स फर्ग्यूसन। तो जेम्स फर्ग्यूसन के बारे में बात करते हैं। जेम्स फर्ग्यूसन ने 1867 में, कब? 1867 में अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। इसमें इन्होंने क्या किया? भारतीय वास्तुकला को बौद्ध, जैन तथा मुस्लिम श्रेणियों में क्या किया? विभाजित किया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने भारतीय वास्तुकला को बौद्ध, जैन और मुस्लिम की श्रेणियों में विभाजित किया है? तो वो है जेम्स फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने ही ये सूत्र प्रतिपादित किया कि भारतीय कला का इतिहास, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कला का इतिहास आयातित प्रतिमानों के हर्ष के इतिहास है, हर्ष का इतिहास है। द केव टेम्पल्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? फर्ग्यूसन। ये पुस्तक पूछा जाता है द केव टेम्पल्स ऑफ इंडिया किसकी है? तो ये है फर्ग्यूसन की। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला नाम आता है ईवी हैवल का। ईवी हैवल ने भारतीय कला के क्षेत्र में आध्यात्मवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया और इन इंडियन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स 1908 में, हैवल ने 1911 में ईस्वी में द आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट और 1918 में द हिस्ट्री ऑफ आर्यंस रूल्स इन इंडिया तथा 1922 में हैंडबुक्स ऑफ इंडिया आर्ट का लेखन किया। एक बार फिर से देखिएगा, ईवी हैवल्स ने भारतीय कला के बारे क्षेत्र में कई पुस्तकों को लिखा और इनका जो मुख्य विषय था वो क्या? अध्यात्मवादी अवधारणा। तो अध्यात्मवादी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ईवी हैवल ने। इंडियन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स इन्होंने 1908 में, 1911 में द आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट्स और 1918 में द हिस्ट्री ऑफ आर्यन स्कूल इन इंडिया और 1922 में हैंडबुक्स ऑफ इंडिया आर्ट का लेखन किया। तो इन्होंने 4 पुस्तकों का लेखन किया और महत्वपूर्ण है क्या कि इन्होंने भारतीय आध्यात्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसने? ईवी हैवल्स ने। आगे हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के प्रसिद्ध कलाविद। ठीक है ना। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। नाम क्या है? आनंद कुमार स्वामी ने 1927 में क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशिया एशियाई आर्ट। तो स्वामी ने क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियाई आर्ट। तो किसने लिखा? आनंद कुमार स्वामी ने लिखा। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने सिद्ध किया कि बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण देशज, जिसमें यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों की प्रेरक शक्ति थी। क्या लिखा? कि बुद्ध की प्रतिमाओं के निर्माण में देशज, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति ही मुख्य प्रेरक शक्ति रही है। यानी बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई उससे पहले भारत में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनती थी, उसी की अवधारणा पर बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। अमेरिका के कलाविद स्टेला क्रेमरिस ने 1956 में हिंदू टेम्पल्स नामक पुस्तक का लेखन किया। द आर्ट्स ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रिविनेंस के लेखक, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा, द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर्स एंड प्रोविनेंसेस के लेखिका कौन है? जोआन विलियम्स हैं। तो जोआन विलियम की जो ये रचना है कौन सी? द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडियाज एम्पायर एंड प्रोविनेंसेस। ठीक है ना। कौन है? जोआन विलियम्स। अगला है पारसी ब्राउन के बारे में बात करते हैं। गुफा निर्माण कला भारतीयों ने ईरानियों से सीखी।
पारसी बाउन क्या कहते हैं कि गुफा निर्माण कला भारतीयों ने किससे, ईरानियों से सीखी। भरहुत तथा सांची की वेदिका वैदिक वेदिका के अनुकरण मात्र है, ठीक है ना। और पारसी बाउन की जो ये पुस्तक है इंडियन आर्किटेक्चर हिंदू एंड बुद्धिस्ट पीरियड, ये किसकी रचना है, पारसी ब्राउन की। तो पारसी ब्राउन ने क्या लिखा है इनके बारे में एक बार फिर से देखिएगा कि गुफा निर्माण कला भारतीयों ने किससे, ईरानियों से सीखी तथा भरहुत और सांची की वेदिका वैदिक वेदिका का अनुकरण है। यानी जो भरहुत और सांची में वेदिका बनाई गई है वो वैदिक वेदिका का क्या है, अनुकरण है। पारसी बाउन की पुस्तक है इंडियन आर्किटेक्चर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट पीरियड। आगे हम लोग बात करते हैं, भारत के प्रसिद्ध कलाविद वासुदेव शरण अग्रवाल ने सफलतापूर्वक ये सिद्ध किया कि बुद्ध की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ पे हुआ, मथुरा में है, ठीक है ना। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किसमें हुआ है, मथुरा में, क्योंकि बहुत सारे जो विदेशी इतिहासकार हैं वो गांधार कला को बताते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, भारतीय कला भवन वाराणसी में, राम वन संग्रहालय सतना मध्य प्रदेश में तथा प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ, मुंबई में है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कला भवन कहाँ पे है, वाराणसी में, राम वन संग्रहालय कहाँ पे है, सतना मध्य प्रदेश में, और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है, बंबई में, ठीक है ना। तो ये थे आधुनिक कलाविद जिन्होंने भारतीय आर्किटेक्चर पर, स्थापत्य कला पर लिखा है। अब हम लोग बात करते हैं व्याकरण ग्रंथों के बारे में। इसके बारे में, व्याकरण ग्रंथों के बारे में। तो आप सबको पता है कि कई सारे व्याकरण कर्ता रहे जिन्होंने ग्रंथ लिखा ताकि शुद्ध रूप से भाषा का उच्चारण किया जा सके। तैत्तिरीय संहिता में इस विषय में सर्वप्रथम प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। कहाँ पर, तैत्तिरीय संहिता में। छांदोग्य उपनिषद में व्याकरण को वेदों का वेद कहा गया है। तो व्याकरण को वेदों का वेद कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। गोपथ ब्राह्मण में व्याकरण की शिक्षा देने वाले को शिक्षिका कहा गया है, ठीक है ना। गोपथ ब्राह्मण में जो लोग व्याकरण की शिक्षा देते हैं उनको क्या कहा गया है, शिक्षिका कहा गया है। ब्रह्मा संप्रदाय, महेश्वर और इंद्र संप्रदाय, ये ऐसे व्याकरणकर्ता थे जो पाणिनि से पूर्व क्या है, व्याकरण के संप्रदाय के रूप में थे, ठीक है ना। तो पाणिनि से पहले कौन कौन से व्याकरण थे, ब्रह्मा समुदाय, महेश्वर और इंद्र समुदाय, ये व्याकरण के रूप में थे। कब, व्याकरण समुदाय के संप्रदाय के रूप में थे, कब, पाणिनि से पूर्व, यानी पाणिनि से पहले। स्वयं पाणिनि ने भी अपने पहले के 10 व्याकरण आचार्यों का नामों का उल्लेख किया है। अतः व्याकरण शास्त्र पाणिनि से बहुत प्राचीन, पाणिनि के अष्टाध्यायी लगभग, ध्यान दीजिएगा, पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती 10 व्याकरण आचार्यों का उल्लेख किया है, यानी अपने से पहले 10 व्याकरणकर्ताओं के नाम लिखा है। व्याकरण शास्त्र पाणिनि से बहुत प्राचीन है, ठीक है ना, यानी व्याकरण शास्त्र पाणिनि से बहुत प्राचीन है, यानी पहले से भी व्याकरण लिखा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी की है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, ठीक है ना। और कात्यायन की क्या है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। पतंजलि का महाभाष्य भी क्या है, एक तरीके से व्याकरण है। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों व्याकरणकर्ता को मुनि त्रयी कह के संबोधित किया जाता है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। आगे हम लोग बात करते हैं, पाणिनि के बारे में बात करते हैं। पाणिनि का जन्म गांधार के सालातूर, वर्तमान में ये लाहौर में पड़ेगा, में हुआ था, ठीक है ना। इनका नाम दाक्षीपुत्र या एक नाम और सालातुरी और एक नाम और आहिक नाम मिलता है। तो पाणिनि के 3 नाम मिलते हैं, दाक्षीपुत्र, सालातुरी और आहिक, ठीक है ना। तो 3 ऐसे नाम हैं, कौन कौन से, फिर से एक बार देखिएगा, दाक्षीपुत्र, सालातुरी और आहिक, ठीक है ना। ये तीनों नाम किसके हैं, पाणिनि के हैं। आगे हम लोग देखते हैं माता पिता। पिता का नाम पाणिनि था और माता का नाम दाक्षी था, और इसीलिए इन्हें दाक्षीपुत्र कहा गया है। इनके गुरु का नाम था वर्षा, या इन्हीं को उपवर्ष कहा जाता है। तो पाणिनि किसके शिष्य थे, उपवर्ष के। भाई का नाम, पाणिनि के छोटे भाई का नाम था पिंगल। पाणिनि सालातूर के मूल निवासी थे। मंजुश्री मूलकल्प के अनुसार नंद राजाओं महापदम नंद के मित्र और पाटिलपुत्र के दरबार में रहते थे। कौन, पाणिनि। यानी मंजुश्री मूलकल्प के अनुसार पाणिनि कहाँ, नंद राजाओं यानी महापदम नंद और पाटिलपुत्र के दरबार से रहते थे। राजशेखर के अनुसार, राजशेखर क्या कह रहे हैं, राजशेखर के अनुसार पाटिलपुत्र में
परीक्षकों का एक बोर्ड बैठता था और इस संस्था के समक्ष पाणिनि को भी उपस्थित होना पड़ा था। ठीक है ना, ये कौन कहता है? राजशेखर कहते हैं। कात्यायन एवं पतंजलि ने पाणिनि को भगवान कहा है। किसने कहा है? कात्यायन और पतंजलि ने पाणिनि को क्या कहा? भगवान कहा है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी को महत सहस्त्राबुद्ध यानी ज्ञान का महासागर कह के संबोधित किया है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ, पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ को क्या कहा है? ज्ञान का महासागर कहा है, यानी महत सहस्त्र। पाणिनि को एक महान शिक्षक कहा गया है। ह्वेनसांग ने सालातूर में पाणिनि की प्रतिमा और व्याकरण के स्कूल का वर्णन किया है। किसने? ह्वेनसांग ने किसका वर्णन किया है? पाणिनि की प्रतिमा और व्याकरण के स्कूलों का। आगे हम लोग बात करते हैं, पाणिनि का ग्रंथ 8 अध्यायों में विभक्त होने के कारण अष्टाध्यायी कहलाया। ठीक है ना, इसमें 3996 या लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है ना, पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण की कृति है। कैसी है? व्याकरण है, परंतु इसमें व्याकरण के साथ साथ भौगोलिक स्थानों के बारे में जानकारी दी गई है, सिक्कों के बारे में जानकारी दी, मापतौल के बारे में जानकारी का भी उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी ही पहली बार लिपि और कपाश आदि के शब्दों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि काल में भारतवर्ष का लेखक, ध्यान दीजिएगा, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, ठीक है ना, पूरा नाम है ये यहाँ, पाणिनि कालीन भारतवर्ष। ठीक है ना, ये किसने लिखा? वासुदेव शरण अग्रवाल। ये रचना एक बार फिर से देखिए, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो व्याकरण के साथ साथ इसमें भौगोलिक स्थानों, सिक्कों, मापतौल पद्धतियों का भी उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि पहली बार लिपि और कपास शब्दों का उल्लेख पाणिनि ने ही किया था। आगे हम लोग बात करते हैं पतंजलि के बारे में। पतंजलि को गोणिका पुत्र कहा गया, या इन्हीं को गोनार्दी कहा गया, अहिपति कहा गया, शेषादि कहा गया, शेषावतार कहा गया, फणभ्रत कहा गया। पतंजलि कहाँ के? गोनार्द के निवासी थे और इसीलिए इन्हें गोनार्दी पुत्र या गोणिका पुत्र भी कहा गया है। पतंजलि की माता का नाम था गोणिका और महाभाष्य ये लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। अष्टाध्यायी पर ये टीका है। महाभाष्य के अध्याय आहिनक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। महाभाष्य के अध्याय क्या कहलाते हैं? आहिनक। महाभाष्य के अध्याय को क्या कहा गया? आहिनक। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, अभी पूछा नहीं गया, कभी भी पूछा जा सकता है, इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, व्याकरणाचार्य व्याढ़ और पाणिनि के बाद हुए। ठीक है ना, व्याढ़ के ग्रंथ का नाम संग्रह है। सातवाहनों के यहाँ सरवर्मन ने अंतक्षेप में पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों का संग्रह कातंत्र में किया। इसको फिर से देखिएगा, सातवाहनों के यहाँ सरवर्मन ने अति संक्षेप में पाणिनि के व्याकरण सूत्रों का संग्रह कहाँ पर? कातंत्र में किया। किसने? तो पूछ लिया जाता है सरवर्मन की रचना कौन सी है? कातंत्र है। अष्टाध्यायी पर 7वीं सदी में कश्मीर में जयदत्त एवं वामन ने काशिका नामक टीका लिखा था। ठीक है ना, ध्यान दीजिए फिर से, पाणिनि के व्याकरण सूत्र संग्रह कातंत्र में किया गया और किसने किया था? सरवर्मन ने। फिर अष्टाध्यायी पर 7वीं सदी में कश्मीर के जयदत्त और वामन ने काशिका नामक टीका लिखा और 12वीं शताब्दी में हरदत्त ने काशिका वृत्ति पर टीका पदम मंजरी नाम से लिखा। आगे हम लोग बात करते हैं 5वीं शताब्दी में। कब? 5वीं शताब्दी में उज्जैन के निवासी भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में अष्टाध्यायी तथा भाष्य दीपिका नाम से महाभाष्य पर टीका लिखा। तो 5वीं शताब्दी में कौन थे? भर्तृहरि। और ये कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के निवासी थे। और इन्होंने वाक्यपदीय में अष्टाध्यायी तथा भाषा दीपिका नाम से महाभाष्य पर टीका लिखा। तो ये टीका किसके हैं? भर्तृहरि के। कौन से? वाक्यपदीय और भाष्य दीपिका। भर्तृहरि शब्द व्रत के संस्थापक थे। शब्द व्रत के संस्थापक थे। 11वीं सदी में व्याकरण कैयट हुए और कैयट कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। आगे हम लोग बात करते हैं, उन्होंने महाभाष्य पर भाष्य प्रदीप की रचना की। आगे हम लोग बात करते हैं, जैनी उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण, ठीक है ना, जैनी उदयदेव ने कौन सा व्याकरण लिखा? जैनेन्द्र व्याकरण लिखा। तथा गंगराज ने द्विनीति
गंगराज द्विवेदी नीति ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ का लेखन किया। तो इस तरीके से इन ग्रंथों को भी पूछा जाता है कि जयदेव ने क्या लिखा, जैनेन्द्र व्याकरण लिखा। गंगराज द्विवेदी नीति ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। ननैया ने पहले तेलुगु व्याकरण आंध्र चिंतामणि की रचना की। ध्यान दीजिएगा, ननैया कौन है, ये दक्षिण भारत से संबंधित हैं, ठीक है ना। इन्होंने पहले तेलुगु व्याकरण की रचना की है और इनका जो तेलुगु व्याकरण था वो आंध्र शब्द चिंतामणि के नाम से रचना किया था। प्रकृत भाषा की प्राचीनतम व्याकरण कौन सी, वरिरुच का प्रकृत प्रकाश है। पूछा जाता है प्रकृत प्रकाश की रचना किसकी है, तो वो है वरिरुच की। परंपरानुसार प्राचीनतम तमिल व्याकरण कौन थे, अगस्त्य ऋषि, अगस्तियम इनकी रचना है, जो कि उपलब्ध नहीं है। प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरणों में कौन से हैं, तोलकाप्पियम है। पूछा गया है कि तोलकाप्पियम किससे संबंधित, किस विधा से संबंधित ग्रंथ है, तो ये तोलकाप्पियम एक व्याकरण है। तोलकाप्पियम प्राचीनतम उपलब्ध संगम साहित्य भी मिलता है। चंद्रगोमिन ने चंद्र व्याकरण की रचना की है और स्वयं उस पर टीका भी लिख डाला। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय हालबेड ने संस्कृत का व्याकरण प्रकाशित किया था। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय में हालहेड ने, कौन है, हालहेड ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रंथ जो शब्दकोश हैं, क्या है, लेक्सिकोग्राफी है, यानी एक नाम के जैसे आम को और कितने नामों से जाना जाता है उसको एक जगह रखा है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शब्दकोश। सबसे प्राचीनतम वैदिक शब्दकोश निघंटु है। तो निघंटु क्या है, एक लेक्सिकोग्राफी है। सबसे प्रसिद्ध शब्दकोश गुप्त युगीन अमर सिंह के अमरकोश है। अमरकोश ग्रंथ नाम, एक नाम और मिलता है, नामालिंगानुशासन कहा जाता है, यानी नामाओं की माला, नामालिंगानुशासन भी मिलता है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। कितने, 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है, ठीक है ना। जैसे दलदली भूमि है, उपजाऊ, अनुपजाऊ, इस तरीके से ब्रह्मदेव भूमियाँ, ठीक है, देवदान भूमियाँ, ऐसी बहुत सारी लगभग 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है। क्षीर स्वामी भट्ट ने अमरकोश पर सबसे प्रसिद्ध टीका लिखा है। अमरकोश पर टीका किसने लिखा, क्षीर स्वामी भट्ट ने लिख दिया। जिन सेन ने आदि पुराण तथा गुणभद्र का उत्तर पुराण जैन कथा कोश है। ध्यान दीजिएगा, जिन सेन की आदि पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण ये जैन कथा कोश है। तो जो दो जैन कथा कोश हैं, एक है आदि पुराण, यानी आदि पुराण ये पुराण नहीं है, क्या है, एक तरीके से जैन कथा कोश है। तो जिन सेन ने क्या लिखा, जिन सेन ने आदि पुराण लिखा और गुणभद्र ने क्या लिखा, उत्तर पुराण लिखा। आगे हम लोग बात करते हैं, भोज परमार ने नाम मालिका नामक ग्रंथ लिखा। यादव प्रकाश की वैजंती है और हलायुद्ध ने अभिधान रत्नमाला लिखा है। तो ये तीनों के तीनों कैसे ग्रंथ हैं, ये तीनों के तीनों शब्दकोश हैं, लेक्सिकोग्राफर हैं, एक तरीके से लेक्सिकोग्राफी है। नाम मालिका ये भोज परमार ने लिखा, वैजंती किसने लिखा, यादव प्रकाश ने, और अभिधान रत्नमाला किसने लिखा, हलायुद्ध ने लिखा। 12वीं शताब्दी में हेमचंद द्वारा लिखित अभिधान चिंतामणि और देशी नाममाला अन्य शब्दकोश हैं। देशी नाममाला शब्दकोश हैं। 12वीं शताब्दी में किसने लिखा, हेमचंद माला लिखित, किसने लिखा, अभिधान चिंतामणि एवं देशी रत्नमाला, ये एक तरीके से क्या है, शब्दकोश है। राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथ, राजनीति शास्त्र से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं, अर्थशास्त्र के वो ग्रंथ कौन कौन से हैं, लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं। राजनीति शास्त्र की पुस्तक अर्थशास्त्र की प्राचीनतम भारत का सबसे चर्चित ग्रंथ रहा है। किसका है, ध्यान दीजिएगा, राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से लिखे हैं, राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं, समझिएगा। अर्थशास्त्र, इसका लेखक कौन है, कौटिल्य है, इसका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। राजनीति शास्त्र के पर यह पुस्तक प्राचीन भारत की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में रही है। राज शासन पर लिखी गई ये प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक को 1905 में श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त किया था। सर्वप्रथम इस पुस्तक को क्या है, सप्तांग सिद्धांत का स्पष्ट रूप से परिभाषित और अधिकारियों को नगद वेतन देने का प्रावधान किया है। आगे बात करते हैं, स्मिथ ने अर्थशास्त्र में वर्णित प्रावधानों की तुलना जर्मन के बिस्मार्क के सुधारों से की है, ठीक है ना।
स्मिथ ने अर्थशास्त्र में जो वर्णित प्रावधान है उनकी तुलना किससे की है? जर्मन के बिस्मार्क के सुधार से, जिन्होंने कौटिल्य के दंडिक व्यवस्था एवं कठोर एवं भयानक कहा है। ठीक है ना। कौटिल्य ने प्रसूति गृह एवं सैन्य चिकित्सालयों की चर्चा की है। कौटिल्य ने क्या कहा है? प्रसूति गृह कह के संबोधित किया है, सैन्य चिकित्सालय की चर्चा की है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रों की लंबी सूची दी गई है। अर्थशास्त्र में क्या है? अर्थशास्त्रों की क्या है? लंबी सूची दी गई है। 1000 ईस्वी के आसपास तिब्बती भिक्षु रिनचेनजोनपो ने, कौन है? 1000 ईस्वी के आसपास तिब्बती भिक्षु रिनचेनजोनपो ने अर्थशास्त्र का तिब्बती में अनुवाद किया। आगे हम लोग बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर 7वीं शताब्दी में कामंदक ने अनुष्ठुप छंद में नीतिसार का रचना की है। तो ये पूछा गया है कि नीतिसार किससे संबंधित है? तो एक तो राजनीति से संबंधित है, और किसकी रचना है? कामंदक की है। और किस पर लिखी है? अनुष्ठुप छंद पर लिखी गई है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्तीकरण है। फिर डॉक्टर जायसवाल, के पी जायसवाल के रचित जायसवाल इसके रचयिता चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर स्वामी को मानते हैं। नीतिसार में गुप्तोत्तर काल की राजत्व सिद्धांत एवं राजा के कर्तव्यों का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, नीतिसार में क्या है? गुप्तोत्तर काल में राजत्व सिद्धांत एवं राजा के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इसमें राजा के सुझाव दिया जाता है कि राजस्व और कर के संदर्भ में राजा की भूमिका एक माली और दूध दूहने वाले ग्वाले की तरह होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, राजा को सुझाव दिया गया कि राजस्व और कर के संदर्भ में राजा की भूमिका एक माली या दूध दूहने वाले ग्वाले की तरह होना चाहिए। नीति शास्त्र में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नीति शास्त्र चूंकि लिखा भी ऐसे समय में गया था और इसी कारण इसमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि उस समय छोटे छोटे राज्य थे। आगे हम लोग बात करते हैं पंचतंत्र में न्याय शास्त्र का नाम देकर, ध्यान दीजिएगा, पंचतंत्र को न्याय शास्त्र का नाम देकर राजनीति का साहित्य बना दिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं प्राचीन राजनीतिक ग्रंथों के उदाहरण पंचतंत्र में प्राप्त होते हैं। एक बार लास्ट लाइन फिर से देखिए, पंचतंत्र को न्याय शास्त्र का नाम देकर राजनीति का साहित्य बना दिया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य प्राचीन राजनीतिक ग्रंथों के उदाहरण पंचतंत्र में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। आगे हम लोग बात करते हैं गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र। ठीक है ना, गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र का महासंध विग्राहक कौन था? लक्ष्मीधर। इसने 12वीं शताब्दी में राजनीति शास्त्र का इसे प्रकांड पंडित कहा जाता है। इसने राज व्यवस्था पर कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आचार्य भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो राजनीति शास्त्र पर ग्रंथ कौन से? कृत्यकल्पतरु। लक्ष्मीधर ने ग्राम विक्रय का विधान प्रस्तुत किया था। अभी तक ये प्रश्न कहीं भी पूछा नहीं गया है कि ग्राम विक्रय का विधान किसने प्रस्तुत किया था? तो लक्ष्मीधर ने प्रस्तुत किया था। शुक्राचार्य की शुक्र नीति अर्थशास्त्र के पक्ष में राज्य शासन पर लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। तो शुक्राचार्य ने कौन सी लिखी? शुक्र नीति, जो किस पर है? अर्थशास्त्र के बाद, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद शासन पर लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, शुक्र नीति में, इसमें मंत्रियों, अधिकारियों, सप्तांग सिद्धांत तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें नागरिक प्रशासन का भी विशुद्ध विवरण मिलता है। तो नागरिक प्रशासन पर विशुद्ध विवरण किसमें मिलता है? शुक्राचार्य की शुक्र नीति पर मिलता है। इस पुस्तक को हिंदू राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। शुक्र के अनुसार नीति रहित राज्य सच्छिद्र यानी सुराख वाली नौका के समान है। क्या कहा गया है? शुक्र नीति के अनुसार नीति रहित राज्य, यानी जिस राज्य की अपनी कोई नीति ना हो, सुराख वाली नौका के समान है। ठीक है ना, ऐसा शब्द कहाँ से आ जाएगा समझ में नहीं आ रहा था। महत्वपूर्ण है कि एक अन्य संस्कृत साहित्य शुक्र नीति की रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी, जिसमें तोपों और बारूदों के ऊपर विवरण मिलता है। और जो राजनीति के अन्य ग्रंथों में कौन कौन से हैं? सोमदेव सूरी की नीति व मृतम किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र। देवन भट्ट की राजनीतिक कांड है। देवन भट्ट ने क्या किया?
क्या लिखा, राजनीतिक कांड, लेकिन ये 1300 ईस्वी के है। चंडेश्वर का राजनीति रत्नाकर 1325 में है। विवाद रत्नाकर प्रमुख हैं जिन्होंने राजनीति शास्त्र पर ग्रंथ लिखे। नीलकंठ की नीति मयूख, कौन सी, नीलकंठ की नीति मयूख और मित्र मिश्र की राजनीति प्रकाश या वीरामित्रोदय इसी कोटि के ग्रंथ हैं। नीलकंठ की कौन सी है, नीति मयूख रचना है, और तथा मिश्र की जो रचना है उसका नाम है राजनीतिक प्रकाश, या इसी को वीर मित्रोदय भी कहा जाता है। शिवाजी के मंत्री रामचंद्र अमात्य ने मराठी भाषा में आज्ञा पत्र की रचना की है। तो ये आधुनिक भारत में पहुंच जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा क्योंकि राजनीति से संबंधित है। तो शिवाजी के मंत्री कौन थे, रामचंद्र अमात्य। इसने मराठी भाषा में क्या लिखा, आज्ञा पत्र की रचना की। भोज की युक्ति कल्पतरु, कौन सी, युक्ति कल्पतरु मुख्यतः राजनीति का ग्रंथ है, जिसके कुछ अध्यायों में वास्तुशास्त्र का भी प्रकाश डाला गया है। तो ये इतना शेष बच गया था, इसको फिर से पूरा कराया गया। थैंक यू।